How are you, children? How are you doing? श्रीकांत, हो गया गणपति विसर्जन? अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना है आपको। हाँ सर। Yes. सर Can you hear me? Am I audible? Yes, बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। Turn on the Bluetooth. So today we are going to finish the chapter. आज खत्म करना है अपने को चैप्टर बच्चों। So are you ready? बोलो। यस सर। चलो सुनो फिर, थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर, उसको खत्म कर देते हैं आज। Are you ready बच्चों? Tell me, is everyone ready? यस सर। Yes, that's better. तू पेपर कभी सॉल्व करेगा? जो एमटी का पेपर हुआ वो श्रीकांत? सर आपको आंसर्स देना है मेरे को? सॉल्व है, अरे सॉल्व करके सबमिट कर देना तो, मतलब अच्छा यू विल अच्छा गेट हाउ मच स्कोर इज योर्स, वो इस पे अच्छा। हाँ सर, विद्यार्थम मैंने वाले आधा ऐप पे। आधा करा था, मैं आज आधा करके भेज दूँ। ओके, यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ बच्चा, हाँ सर, है ना? सेल्फ असेसमेंट की तरह कर रहा हूँ। यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। C3 साइकिल हो गया अपना, C4 साइकिल हो गया, CAM पाथवे हो गया। किसी में कोई दिक्कत है बताओ मुझे बच्चों। अभी तक जो मैंने बताया उसमें से कौन से पाथवे में आप लोगों को दिक्कत आ रही है? उपमन्यु बोलो, उर्वशी टेल मी, which pathway you feel you're not comfortable with? All are comfortable, can I say that? क्या बोलते हो? Yes, sir. हेलो बच्चों, ओके दैट्स बेटर। चलो अभी एक ही पाथवे बचा है और वो पाथवे का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। आर यू रेडी फॉर इट? फिर चैप्टर ही खत्म। फोटो रेस्पिरेशन इज द टॉपिक। क्या होता है ये फोटो रेस्पिरेशन, वो सुन लो बच्चों। सो नाम में मीनिंग है इसका, दिस कैन आल्सो बी नोन बाय अनदर नेम C2 पाथवे और ग्लाइकोलेट साइकिल। C2 पाथवे और ग्लाइकोलेट साइकिल। रीजंस देखो क्या है, व्हाट शुड बी द रीजन लॉजिकली, आप लोगों को पता है C2 क्यों बोलेंगे हम लोग इसको? एनी रीजन, एनी लॉजिक? बोलते जाओ चलो बच्चों, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग। ये होगा रीजन, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 2 कार्बन का होता है और उसका ही नाम है ये और उसी का नाम है ग्लाइकोलेट, इसीलिए ग्लाइकोलेट पाथवे। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी, समझा क्या? बोलो। पहला स्टेबल कंपाउंड होता है ग्लाइकोलेट और वो 2 कार्बन का होता है, इसलिए C2 पाथवे। अब ये रेस्पिरेशन में फोटो ऐड हो गए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। नॉर्मली रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं बच्चों? यस और नो, टेल मी। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या हो गया? फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो सिमिलर प्रोसेस but it is taking place in presence of light. So respiration that occurs in presence of light will be called as photorespiration. Am I clear? Respiration that occurs in presence of light. अब हम लोगों में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना बच्चों कि हमारा रेस्पिरेशन सिर्फ दिन में ही होगा, रात में नहीं होगा, या फिर लाइट में होगा, डार्क में नहीं होगा, नथिंग लाइक दैट। दिस इज फॉर प्लांट्स। तो ये रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए है। सो प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स, बट दे आल्सो डू रेस्पिरेशन एंड दे आल्सो रिलीज दिस वन कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली प्लांट से बाहर जाता है। तो ये एक एक्चुअली हार्मफुल प्रोसेस है। दिस इज हार्मफुल प्रोसेस
detrimental process for plants. क्यों detrimental है, क्यों harmful है? Because there is release of carbon dioxide, जो कि plants के लिए जरूरी होता है ना photosynthesis के लिए. So as there is release of carbon dioxide, this process is harmful process. Another reason why this is harmful process, because इसके लिए ATP लगता है. There is expenditure of energy. Are you listening? Expenditure of energy. Energy मतलब assimilatory powers जो हम लोगों ने पढ़ा है in the form of ATP and NADPH2. And it is not formed also. No energy is formed. In fact, it is used. और ये है रीजन, आप लोग बोल सकते हो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये एक हार्मफुल प्रोसेस है, जिसमें ऑलमोस्ट 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. आई होप नाउ आप लोगों को इतना समझ में आया है. अब ये कब होगा रेस्पिरेशन? व्हेन इट विल अकर? सो दिस रेस्पिरेशन अकर्स इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई. टेम्परेचर इज हाई and CO2 concentration is very low. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है as an adaptation in certain plants. कौन से plants में ये adaptation पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने? बताओ मुझे. Which plants can prepare their food if temperature is high and the CO2 concentration is very low? याद करो. C3 plants में ये photorespiration होता है क्योंकि they can't survive at high temperature, they can't fix carbon dioxide if it is low. But C4 plants, if you remember बच्चों, they avoid this. कैसे avoid करते हैं? Because they have got Cran's anatomy. Do you remember this? Do you remember this? Please tell me. तो उनके पास Cran's anatomy होता है, तो ये Cran's anatomy की वजह से वो खुद को बचा लेते हैं ये हाई टेम्परेचर वाले कंडीशंस या लोअर CO2 कॉन्सेंट्रेशन से. So they avoid this, but C3 can't avoid it. C3 में ये वाला फोटो रेस्पिरेशन होता है और इसीलिए वो लेस एफिशिएंट प्लांट्स है. इवन दो इट इज अ सबसे कॉमन प्लांट्स होते हैं अपने आजू बाजू में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट दिस फोटो रेस्पिरेशन इज फाउंड इन देयर केस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टेल मी बच्चों, बताओ फटाफट मेरे को, इतना समझा क्या? बोलो. सेम प्लांट्स. तो ये वाला if temperature is high, if concentration is low, then plants will do photosynthesis or plants will perform photosynthesis, but वो C4 plants करेंगे photosynthesis and they will avoid it. So you can have same examples जो ये avoid करेंगे. राइस, wheat, barley जो हम लोगों ने C4 plants पढ़े थे वो इसको avoid करेंगे. Other plants cannot avoid this. अब आ जाओ, इसमें जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है बच्चों, वो ना उसका नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है. The enzyme which is involved in this is your Rubisco. कौन सा वाला एंजाइम बच्चों? ये Rubisco. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद है आप लोगों को? Rubisco is the most abundant enzyme in the world. ये वर्ल्ड का सबसे abundant एंजाइम है. प्लांट्स में होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है. इसका फुल फॉर्म ही है, देखो, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. नाम याद रखो, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. कैन यू रीड दिस बच्चों? फुल फॉर्म समझ में आया? इसका क्या होता है? रुबिस्को कैसे लिखते हैं? RUBISCO. मतलब इसका स्पेशलिटी ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा. क्या समझा बताओ मुझे? RUDP या RUBP नॉर्मल कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्टेप है. RUBP का कन्वर्जन PGA में होता है या फिर ये ग्लूकोज बनाएगा. इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए अपने को? RUBP कार्बोक्सिलेज. डू यू रिमेम्बर दिस बच्चों? RUBP कार्बोक्सिलेज. बोलते रहो, मुझे आप लोगों का आवाज
सुनना है. इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी. कौन से प्लांट्स में होता है ये? दिस इज फॉर C3 प्लांट्स. डू यू रिमेम्बर फर्स्ट स्टेप? कौन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है? अब अगर ऐसा सिचुएशन है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो इन दैट केस ये अपना रंग बदलता है, मतलब ये गिरगिट के जैसे बिहेव करता है. दिस चेंजेस इट्स बिहेवियर. ठीक है, दिस चेंजेस इट्स बिहेवियर. और वो बिहेवियर क्या रहेगा? अब ये RuBP ऑक्सीजनेज बन जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चों? इफ देर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो इसने CO2 को फिक्स कर लिया एज RuBP कार्बोक्सिलेज. बट इफ देर इज मोर ऑक्सीजन in the atmosphere than carbon dioxide, so it has got more affinity towards oxygen. तो high O2 होगा तो ये किसको फिक्स करेगा? ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा बच्चों. और यहाँ पे बनेगा आपका ग्लूकोज. so this will act as RuBP oxygenase. क्या करेगा ये? It will act as RuBP oxygenase. Did you get this difference बच्चों? बताओ मुझे. जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तो कार्बोक्सिलेज का मतलब इट विल बिहेव एज अ कार्बोक्सिलेज. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इट विल बिहेव एज ऑक्सीजनेज. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी बच्चों. किसको नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी जल्दी. एवरीवन इज क्लियर? गर्ल्स टेल मी. यहाँ पे PGA नहीं बनता है, यहाँ पे PGA नहीं बनता है, कुछ अलग कंपाउंड बनेगा. जब ऑक्सीजन फिक्स हो जाएगा तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ PGA या फिर ग्लूकोज. देयर विल बी सम अदर कंपाउंड फॉर्म्ड. वी विल लर्न दैट नाउ इन द साइकिल. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? गो अहेड भूमि. टेल मी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस भूमि, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. टेल मी, आर यू ओके विद दिस? कम ऑन, आंसर मी क्विकली. आगे बढ़े हम लोग. भूमि इज नॉट आंसरिंग ओनली. चलो आगे बढ़े. क्या बताओ मुझे बच्चों. तो अब पाथवे पढ़ते हैं हम लोग. और ये पाथवे 3 सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है. इसके लिए 3 सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत होती है. वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि ये पाथवे आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं है. शैल आई इरेज दिस बोर्ड? शैल आई इरेज द बोर्ड? बोलो बच्चों. Yes, उपमन्यु. sir. चलो अभी आगे सुनो. अब इस पाथवे में ऑलरेडी आई सेड NCERT में इतना डिटेल में नहीं दिया है, तो देयर आर लेस चांसेस क्वेश्चंस माइट कम, बट फॉर योर कॉन्सेप्ट यू मस्ट नो द पाथवे. तो आई एम गिविंग यू द पाथवे बच्चों. श्रीकांत, आर यू देयर लिसनिंग? Yes, sir. So it needs 3 cell organelles. हमेशा पहला लेक्चर अटेंड करके दूसरे लेक्चर में गायब हो जाता है श्रीकांत. तो इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत होती है और उनके नाम आपको ऑर्डर में याद रखने. पहला होगा क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद में पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया. CPM याद रखना है आपको. ये CPM, चम्मच पे मिठाई, कैसे भी याद रखो. चम्मच पे मिठाई. ठीक है बच्चों, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. कौन से वाले? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स. इसमें बायो है ही नहीं, पर ऑर्डर याद रखो. CPM. इज दिस क्लियर? क्या बोलते हो बच्चों? क्या क्या सेल ऑर्गेनेल चाहिए इसमें? समझ में आया? अब कैसे पाथवे होता है वो देख लो. तो शुरुआत होगी इस पाथवे की क्लोरोप्लास्ट से. तो ये रहा आपका पहला सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है बच्चों, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है ये? क्लोरोप्लास्ट. अब इसमें क्या होता है वो पहले देखते हैं हम लोग. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर RuBP प्रेजेंट होगा. यू ऑल नो ये बेसोफिल सेल है. इसके अंदर आपका C3 पाथवे होता है या C3 साइकिल होता है या केल्विन साइकिल. इसी का एक कंपोनेंट है जो CO2 को फिक्स करता है
पर यहाँ पे अभी वो ऑक्सीजन को फिक्स करेगा और उसका नाम है RUBP। याद आया बच्चों? राइबोलोज बाइफॉस्फेट। बताओ मुझे याद आया क्या? RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो हियर नाउ इट विल फिक्स, क्या फिक्स करेगा? ये ऑक्सीजन फिक्स करेगा। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे अभी ऑक्सीजन आया है अंदर and this oxygen is fixed by RUBP in presence of that enzyme. I hope you remember the name of the enzyme. अभी अभी हमने पढ़ा बच्चों, कौन सा वाला? RUBP oxygenase. Is this clear to you? Tell me बच्चों, ये स्टेप समझ में आया सब लोगों को? हाँ कि ना? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, इज इट क्लियर? और अब एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पे जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बन गया? फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये देखो अभी ग्लाइकोलेट बनने जा रहा है यहाँ पे, पर उसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, उसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट है। और ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दिस ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हाँ बच्चों, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस एज? ओपन योर माउथ, आंसर टू मी। श्रीकांत आंसर दे मेरे को, चलो बोलो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेज। एडिशन ऑफ कार्बन होगा तो कार्बोक्सिनेशन, कार्बोक्सिलेशन। और ये ऑक्सीजनेशन है, एंजाइम का नाम है RUBP ऑक्सीजनेज। अब ये वाला इसमें से फॉस्फेट को निकाल देगा। इट विल अंडरगो डीफॉस्फोराइलेशन, इट विल अंडरगो डीफॉस्फोराइलेशन और बन जाएगा भी ग्लाइकोलेट। क्या बन जाएगा इसका भी बच्चों? ग्लाइकोलेट, 2 कार्बन का। तो बन गया पहला कंपाउंड इसका स्टेबल कंपाउंड, नाम है ग्लाइकोलेट। और इसीलिए पाथवे को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इतना ही होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। यस हाँ सर। बच्चों, ग्रेट। अब दूसरा सेल ऑर्गेनेल ले लो। कौन सा? चम्मच पे। चम्मच पे मतलब अभी पेरोक्सिसोम्स। आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में। पेरोक्सिसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, आई मीन ऑक्सीडेज और कैटालिसिस करके 2 एंजाइम्स होते हैं। तो ये वही है जिसके अंदर H2O2 को ब्रेक किया जाता है। याद आया आप लोगों को? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन होता है वाटर में और ऑक्सीजन में। जिन्होंने सेल चैप्टर बराबर पढ़ा है उनको याद होगा। तो ये है दूसरा सेल ऑर्गेनेल, पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स याद आया बच्चों? अब इसमें क्या होगा देखो, पेरोक्सिसोम्स में ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूज हो जाएगा और उधर जाके वापस इसका ऑक्सीजनेशन होके बनाएगा ग्लाइकोजाइलेट। यहां देखो बच्चों, अभी ये इसमें डिफ्यूज हो गया और अब यही ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके, बिकॉज वी हैव ऑक्सीजन अवेलेबल हियर, अब यही ऑक्सीजन इसमें ऐड होके ये बन जाता है ग्लाइकोजाइलेट। क्या बन जाता है बच्चों? क्या बन जाता है? ग्लाइकोजाइलेट। और यही ऑक्सीजन के यूज से बनेगा H2O2। मतलब क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एम आई क्लियर विद दिस स्टेप? प्लीज टेल मी बच्चों, समझा क्या आप लोगों को ये वाला? हेलो किड्स, आई एम आस्किंग समथिंग, प्लीज आंसर। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़ो अभी। चलो मोहम्मद, तुम्हें समझ में आया क्या क्या हो गया यहाँ पे? छोटी छोटी चीजें, कौन से सेल ऑर्गेनल में ये होगा पाथवे? हाँ बोलो। सर जो टेस्ट था वो इसमें हुआ था ना, साइट पे हुआ था ना? हाँ हाँ, विद्यार्थम पे हुआ था। सर तो उसका PDF है आपके पास क्वेश्चन से? हाँ है, तू एक्सेस कर सकता है कि नहीं जरा वो सर को अच्छा पूछना, अच्छा, अपने ग्रुप में है एक ठीक सर है है। सर, मैं देखता हूँ, ओपन हुआ तो बोलता हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े।
ये समझा बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अंदर बनता है और यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कन्वर्जन वापस H2 और O2 में करने का काम इसी का होता है, अदरवाइज ये टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, इससे कुछ लेने देना नहीं पाथवे का आपका। आगे बढ़ो अभी पाथवे में। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज दिस, ग्लायोक्सिलेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन अमीनो एसिड जिसका नाम होता है ग्लिसरीन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ग्लिसरीन नाम के एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अब ये ग्लिसरीन डिफ्यूज हो जाएगा आखिरी सेल ऑर्गेनेल में। नाम बताओ मुझे अभी, आखिरी सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? बोलो तो बच्चों, कम ऑन टेल मी। 3 सेल ऑर्गेनेल है, चम्मच पे मिठाई, एम फॉर ये माइटोकॉन्ड्रिया, बराबर, चम्मच पे मिठाई वाला। अभी तीसरा सेल ऑर्गेनेल है, अभी ये ग्लिसरीन विल एंटर इनसाइड दिस सेल ऑर्गेनेल। इधर जाके ये खुद के साथ में कंबाइन होता है, मतलब 2 ग्लिसरीन एक साथ में, ये 2 ही कार्बन वाला होता है, तो ये 2 ग्लिसरीन एक साथ में कंबाइन होते हैं और इनसे बनता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। इसके लिए अमोनिया की भी जरूरत होती है। अब इनसे बनता है एक और एमिनो एसिड जिसका नाम होता है सेराइन। और अब ये वाला 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन 2 कार्बन 4 थे, 3 कार्बन इधर गए, दिस इज 3C एमिनो एसिड, ये 2C था। अब इसमें से जो एक कार्बन है वो रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस विल बी नाउ रिमूव्ड आउट। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? मतलब यहाँ ऑक्सीजन लिया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजा, तो ये हो गया रेस्पिरेशन एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? प्लीज टेल मी बच्चों, हाँ कि ना? इज दिस क्लियर? और ये कन्वर्ट होने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अपना NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, मतलब एनर्जी तैयार होने के बदले वेस्ट हो रही है, इसलिए ये हार्मफुल प्रोसेस है। अब ये सेराइन वापस अंदर जाएगा ये वाले सेल ऑर्गेनेल में एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट कंपाउंड जिसका नाम है ग्लिसरेट। इट विल बिकम glycerate. This glycerate will enter inside this cell organelle और इससे बनेगा आपका PGA जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है एंड दिस साइकिल विल रिपीट। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? तो ये ग्लिसरेट से PGA बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए। यहाँ पे ATP का ब्रेकडाउन होगा ADP, तो देखो ATP भी यूज हो रहा है, NADPH2 भी यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन फिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू कॉल दिस एज अ हार्मफुल प्रोसेस, बट इट हैज गॉट सम यूज आल्सो, इट हैज गॉट सम एडवांटेज आल्सो। ये एडवांटेज क्या रहेगा इसका बच्चों कि व्हाट विल बी द यूज? क्या लगता है क्यों जरूरी है ये या क्यों होना चाहिए? बोलो बच्चों। Times if there is concentration of carbon dioxide is less, तो ऐसे प्लांट्स जहां पे CO2 का concentration कम होगा, in that case वो प्लांट्स सर्वाइव करने के लिए, उनको बचने के लिए you can have this alternative pathway. I hope now you all are confident with this, kids. समझा क्या? बताओ मुझे, किसको नहीं समझा, क्या नहीं समझा? Anybody wanna say anything? Come on, tell me. ये C3 प्लांट्स में होगा, C4 प्लांट्स में नहीं होगा। C4 प्लांट्स खुद को बचा लेते हैं by accumulating carbon dioxide in that bundle sheath cells के अंदर, CO2 को फिक्स करके खुद को बचा लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो फटाफट, चलो बच्चों जल्दी जल्दी। और should I consider that you have understood this topic? क्या बोलते हो? Should I consider that you have followed this topic? बोलो उर्वशी,
ठीक, इज इट ओके? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यू डोंट हैव टू लर्न द होल पाथवे, जस्ट याद रख लो इतना मीनिंग क्या होता है, कौन से प्लांट्स में होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, which cell organelles are needed and why it is a harmful process or a wasteful process. I'm erasing this now. और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर which is about, किस चीज के बारे में है? लास्ट टॉपिक बताया था मैंने, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डू यू रिमेंबर किड्स? कौन सा पार्ट बचा अभी इस चैप्टर में? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आर यू रेडी बच्चों? बहुत दिन लिया इस चैप्टर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डू यू वांट टू लर्न सिमिलर चैप्टर आफ्टर दिस? पढ़ना है क्या आप लोगों को रेस्पिरेशन चैप्टर? क्या बोलते हो? Biomolecules. According to my sequence, what I have given is that plants wala, what is that, morphology in plants is there, right? Correct. I can teach biomolecules also, I don't mind. You people tell me क्या पढ़ना है आप लोगों को? चलो इसको खत्म कर दो। चलो, factors affecting rate of photosynthesis, we can broadly divide those factors into two groups. पहला ग्रुप हो गया होगा अभी इसमें internal factors, and the other factors when you talk they will be external factors. ठीक है, internal factors, external factors. आप लोग इसका टेस्ट दोगे क्या अगले संडे को? Shall I arrange, shall I prepare a question paper? You tell me. photosynthesis वाला करोगे प्रिपरेशन? क्या बोलते हो? अगले संडे मतलब 19 की उसके अगले वाले? नॉट टुमारो, नॉट टुमारो, उसके बाद वाला। ओके सर चलेगा। देना है? ठीक है, चलो सुन लो। इंटरनल फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? ये सब प्लांट्स के खुद के फैक्टर्स रहेंगे। इजी है भी हो। प्लांट्स के खुद के फैक्टर्स का मतलब क्या होगा? देखो, इट विल बी साइज ऑफ द लीफ हो सकता है। साइज ऑफ लीफ कैसे अफेक्ट करेगा? If small size leaf is there, less photosynthesis. Large size leaf is there, more photosynthesis. तो पीपल ट्री, बनाना ट्री, उनके लीव्स बड़े होते तो उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। डू यू एग्री विथ मी? बोलो बच्चों। शेप ऑफ लीफ, अभी शेप ऑफ लीफ में देखो, इफ लीव्स आर कर्ल्ड, इफ दे आर कॉइल्ड, तो फिर अल्टीमेटली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? कम होगा। इफ दे आर फ्लैट, एक्सपांडेड, they will receive more light, so that way more photosynthesis will occur. Similarly, you also can add that next one, orientation of leaf. Orientation कैसे, मतलब क्या इसका orientation का? Orientation of leaf means if light is directly falling on the leaf, then that photo excitation होगा या फिर photolysis होगा and more photosynthesis you can see. So that way orientation of leaf also matters a lot. Then you can also say number of leaves. More leaves, more photosynthesis. Less leaves, less photosynthesis. Do you agree with me? क्या बोलते हो बच्चों? Correct है? Likewise, you also can say internal CO2 concentration. How much carbon dioxide is present inside the plants? That also will decide, क्योंकि ये raw material है, one of the raw materials. Amount of chloroplast, chlorophyll will also decide the same. Do you agree? Number of chloroplasts will also decide this rate of photosynthesis. Then amount of chlorophyll present inside these leaves, amount of chlorophyll will also decide rate of photosynthesis. Any doubt about this anybody? Please tell me. बोलो बच्चों, समझा कौन सा फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं? Yes, बोलो sir. तो। ग्रेट। अब आ जाओ एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में 4 ही फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर सबसे पहले, फिर दूसरा आएगा आपका
concentration of CO2 in the atmosphere. Third factor could be your water, and fourth factor is your light intensity. समझा बच्चों? 4 फैक्टर्स कौन से हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे? टेम्परेचर, then concentration of carbon dioxide in the atmosphere, third one is water, and last one is light intensity. लिस्ट समझ में आया सब लोगों को? अब एक्सप्लेन करूं मैं ये वाला? Shall I? बोलो बच्चों। तो अब ये फैक्टर्स के बारे में देयर इज वन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है ब्लैकमैन, जिन्होंने डार्क रिएक्शन एक्सप्लेन किया था। इन्होंने एक लॉ बताया है, ब्लैकमैन ने, ओके, इन 1905 ही टोल्ड वन लॉ, और उस लॉ को बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, नाउ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, अब ये लॉ क्या बोलता है वो देखो। This law states that if a chemical process is affected by more than one factor, learn कर लो इसको, important है नीट के लिए। If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by one factor, then its rate will be determined by the factor which is close to its minimal value। हो गया लर्न किसी को? क्या बोलते हो बच्चों? क्या बोला है स्टेटमेंट में? कुछ पल्ले पड़ रहा है? If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by factor which is close to its minimal value। क्या समझ में आ रहा है इसमें? कुछ नहीं। चलो एग्जाम्पल देख लो। let us discuss one example here, shall we? हाँ बच्चों, कितना टाइम बच रहा है मीटिंग एंड होने में? देखो जरा, बताओ मुझे। 5 minutes 25 seconds। ठीक है, चलो अच्छा है टाइम। मतलब अभी देखो एक एग्जाम्पल पढ़ लो। एक प्लांट है ये वाला, जो ऐसे एरिया में ग्रो कर रहा है जहां पे पानी कम है, लेस वाटर इज देयर। अब बाकी के फैक्टर्स इनफ है, सफिशिएंट है। मतलब इधर pretty sunlight is there, then concentration of carbon dioxide is also good, ठीक है, टेम्परेचर इज ऑल्सो ऑप्टिमम, टेम्परेचर भी जितना चाहिए उतना है, बट एक फैक्टर यहाँ पे कम है। तो अब बताओ मुझे इसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया बच्चों? इस प्रोसेस में लिमिटिंग फैक्टर का काम कौन करेगा? जो उसके मिनिमम वैल्यू के नजदीक होगा, राइट? सो हु विल बी द फैक्टर विच विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दिस केस? ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी लिमिटिंग फैक्टर। मानते हो आप लोग? क्या बोलते हो बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग फैक्टर, हाँ कि ना? प्लीज टेल मी। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो एक और कंडीशन ले लो। चलो अभी एक और कंडीशन में यहाँ बारिश हो गई, बहुत सारा रेनफॉल हो गया, दिस रेनफॉल रिजल्टेड इनटू मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये लेस के बदले अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आ गया यहाँ पे, बट टेम्परेचर डिक्रीज, और वो टेम्परेचर डिक्रीज होके बन गया -80 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस। अब कौन सा फैक्टर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा? बोलो बच्चों। जैसे जैसे भी ये -18 प्लस की तरफ जाने लगेगा, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द वे यू नीड टू रिमेंबर ये वाला लॉ, जिसका नाम है
ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस. क्या बोलते हो? केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना है, स्लोएस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऐसा कुछ बच्चों? स्लोएस्ट रेट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. नहीं पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? एनीवेज, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ये वाला फैक्टर समझ में, अभी ये वाला लॉ समझ में आया. अब एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में सुन लो. चला है, बोलो बच्चों, शुरू करें? खत्म ही हो गया अभी चैप्टर, बस ये 4 फैक्टर्स कर लो, देन दिस चैप्टर इज डन. इरेज करूं मैं ये बोर्ड? बताओ मुझे. भूमि, श्रीकांत, टेल मी. हेलो बच्चों, आई एम आस्किंग यू पीपल समथिंग, कैन यू रिप्लाई मी? यस सर. चलो सुनो, ठीक है, आ जाओ आगे. अभी नोट डाउन कर लिया ये वाला लॉ. अब पढ़ते हैं 4 फैक्टर्स, उनका रिलेशन. पहला फैक्टर क्या होता है? पहला फैक्टर इसमें बच्चों हम लोगों ने लिखा है, बोलो, लाइट, है ना? तो कैसे लाइट अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को? लाइट में 2 चीजें, एक होता है क्वालिटी ऑफ द लाइट, दूसरा होता है क्वांटिटी ऑफ द लाइट, या इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, वी कैन से बोथ. ठीक है, तो नॉर्मली ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता लाइट, क्योंकि लाइट तो प्लेंटी या इनफ होता ही है. एक्सेप्शंस होंगे जहां पे ये लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा. रिमेंबर दैट. जैसे देयर इज अ कैनोपी ऑफ द प्लांट्स और उसके नीचे एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है, उस तक लाइट नहीं पहुंच रही है, तो इन दैट केस दिस लाइट विल बी एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर, अदरवाइज इट विल नॉट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर. और अगर हम लोग घर के अंदर प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो वो लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉर्मली not the limiting factor or it cannot be the limiting factor. Am I right बच्चों? बोलो, एक्सेप्शन है उसमें. कौन सा एक्सेप्शन है? आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. अ प्लांट ग्रोइंग इन द कैनोपी, बिलो द कैनोपी. ओके, मतलब बहुत सारे बड़े पेड़ है, उसके नीचे छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है, वो वाला इसका लिमिट इसमें आ सकता है. उसके लिए लाइट कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर, है ना? तो एक कंडीशन, अभी इसमें हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइट और CO2 दोनों का लीनियर रिलेशन होता है. दोनों चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइट का इंटेंसिटी देखेंगे और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो ये इक्वल होते हैं नॉर्मली. यू विल गेट दिस वे ग्राफ. द ग्राफ विल बी लाइक दिस. पर एक और कंडीशन इसमें है बच्चों, अगर लाइट ज्यादा हो गया, कम हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो क्या होगा?